चलिए शुरुआत करें फिर। ना ये क्लास ऐसे कोई फिक्स नहीं है, मूड के ऊपर है। जाओ जाओ, पहले खाना खा लो। वैसे हम 2 घंटे ही लेंगे सेशन में, ज़्यादा नहीं, 2 सवा 2 घंटे में हो जाते हैं हमारे। क्योंकि ऑलरेडी पेपर अगर मैं पहली बार करा रहा था तो तब तो टाइम भी लेता, बच्चों ने ऑलरेडी पेपर देख लिया, कर चुके होते हैं, तो इस समय मुझे थोड़ा सा हिंट्स भी देनी होती है। अदरवाइज अगर मैं फ्रेश 200 सवाल लगवाता है 150 तो मुझे बहुत समय लग जाता। चले जी। कंप्यूटर आने लग जाएगा इसमें, 1 2 दिन बाद जब नेक्स्ट पेपर होगा तो आने लग जाएगा कंप्यूटर आपका। 10 पेपर हो चुके हैं ना, 11वें पेपर में ऐड हो जाएगा वो। अब इंग्लिश भी आ रही होगी, कंप्यूटर 11वें पेपर से स्टार्ट हो जाएगा। कुछ स्टेप बाय स्टेप बांट रखे हैं हम लोगों ने ना, जैसे पहले 10 में ना बच्चा थोड़ा घबराहट में ज़्यादा रहता है, तो पहले 10 को हम लोगों ने ज़्यादातर ट्राई किया है कुछ नया कॉम्बिनेशन और रिपीट, उस कॉम्बिनेशन को फॉलो करने की कोशिश हुई है। आप चाहे ये 10 तक आपने सवाल दिए होंगे तो ज़्यादातर मतलब हर पेपर में नए जो मिलेंगे आपको, जो बिल्कुल नए हैं, कभी नहीं देखे होंगे आपको, वो 5 सवाल है, 4 से 5, वो कॉम्बिनेशन मेंटेन रखा है। फिर रिपीट वाले, रिपीट का मतलब एडजेटेज नहीं है, रिपीट का मतलब एडजेटेज नहीं, मतलब जैसे मोटर का है, क्या हो गया, तो मोटर पर आधारित ही दिया है, लेकिन थोड़ा सा बस परिवर्तन किया और कुछ तो एडजेटेज कॉपी कर दिया हमने पेपर में। अभी नेक्स्ट वाले में 10 पेपर में कंप्यूटर भी आएगा आपका 50 नंबर का, तो वो भी अपना तैयार रहे, कंप्यूटर का भी पढ़े। आपको उस दिन भी कहा था कि प्रतिदिन 5 से 7 एक सुबह 5 से 7 का टाइम डिसाइड करो और कंप्यूटर पढ़ना शुरू करो। भाई जब तक शुरू नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो तब तक बात तो कैसे बनेगी यार। अच्छा, एक चीज़ और जानकारी दे दूं कि एक मैराथन सेशन है यूपीपीसीएल TG2 से पहले, DRDO के में भी शायद 9 8 को ये ख़त्म हो जाएगी हमारी, 9 या 10 तारीख से। तो उसमें भी मेरे बड़े बड़े 2 सेशन हैं DRDO को टारगेट करते हुए, लेकिन मज़ा आएगा हमें क्योंकि ये मदद करेगा यूपीपीसीएल के लिए। तो मेरी जो क्लास होगी, मेरी ऑफलाइन से ही होगी क्लास, मेरी शायद एक 12 घंटे की, एक 6 घंटे की, कुछ ऐसा ही है, उड़ान सीरीज के नाम से रखा हमने से, DRDO को टारगेट करते हुए। तो इसमें भी हमें काफ़ी मदद मिलेगी, TG2 का जो टारगेट करेंगे उसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे और उन सवालों को हम ज़्यादा रखेंगे जो सवाल बच्चों ने अभी तक पेपर में कर लिए हैं, उनको हम ज़्यादा वेटेज देंगे। फिर 14 या 15 से, आई थिंक 15 तारीख से TG2 की एक मैराथन स्टार्ट करूँगा। पेपर कभी हो, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार रहना चाहते हैं कि भाई कभी भी आ, तैयार है। इसलिए प्रयास ये भी कर रहा हूँ कि फुल लेंथ के जो पेपर है उसको आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम भी मिलता रहे। वो शायद सर अभी आपको समझा नहीं पाए, ये नहीं है कि पेपर नहीं होगा, कुछ ब्रेक है, जैसे कि आज छठा मेरा पेपर है तो मैं कल भी क्लास लूँगा, 7वां करवाऊँगा, लेकिन कल आप लोगों का ऑफलाइन मतलब ये पेपर नहीं करवाएंगे 11वां, 1 2 दिन के बाद में फिर लगातार 2 पेपर करवाएंगे, ठीक है। मतलब कंटिन्यूस आपको मेरे प्लान में कि सैटरडे और फ्राइडे फिर से लगातार 2 पेपर मिल जाए, ताकि तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइम मिले। और ये बड़ा क्लियर है यार दोस्त, कि सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि आप घूमने चले जाओ, दोस्त अपने घर चले जाओ, हम घर से पढ़ लेंगे। देखो ये मानो कि सब लोग सिलेक्शन लेने के लिए नहीं आया करते, सब नहीं आते सिलेक्शन लेने के लिए ना, कुछ मौज मस्ती के, सबका अपना अपना उद्देश्य है, कुछ मज़े करने के लिए आ गए, कुछ का ये उद्देश्य होता है कि चलो बाहर चल रहे देहरादून में, कोई अपना कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बन जाए। हाँ देखो, रियली मैं बता रहा हूँ बेटा, सबके अपने अपने उद्देश्य है, कोई मौज मस्ती करने यार दोस्तों के, कोई मौसम के प्रभावित हो गया आगे, भाई यहाँ तो बहुत मज़ेदार मौसम है, चलो अपना चल रहे। तो सिलेक्शन के लिए सारे नहीं आया करते, और जो सिलेक्शन के लिए आता नहीं वो फिर सोचता भी नहीं, उसे ना ये परवाह है कि क्लास है नहीं है, नंबर आ रहे नहीं आ रहे, सर क्या समझा रहे नहीं समझा रहे, तो वो फुल टू एंजॉय ही कर रहे हैं अपने जीवन को। तो उन्हें, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई प्रभाव भी पड़ता है कि नंबर ज़्यादा आए कम आए। देखो जो सिलेक्शन के लिए आता है चिंतित भी वही रहता है यार दोस्त, कि मेरे नंबर कम आए, मेरे ग्रोथ नहीं हुई, तो वही सवाल भी पूछेगा, वही आकर बात भी करने की कोशिश करेगा कि सर ये प्रॉब्लम हो गई। अब देखो पेपर डिले है, माना, तो इसे निगेटिवली मत लो, इसे बंद कर देना यार, बड़ी शोर शराबा आ रहा है, उसे निगेटिवली मत लो।
उसे पॉजिटिवली लो कि भाई एक बार और पढ़ लेंगे ना, रिवीजन एक बार और कर लेंगे, क्या दिक्कत हो गया, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे। और मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि अगर पेपर डिले तो चलो हम एक और कोई पेड कोर्स लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यार ये अपने बस की बात है ही नहीं। जिन बच्चों पे शुरुआत से लगभग 140 क्लास देकर और पेपर वेपर करवा के मेहनत की है, उसको बेकार थोड़ा ही करेंगे, उनको एक बार और पढ़ा देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन क्रिएट हो। तो हर एक चीज में अगर समय मिलता है तो उसको पॉजिटिवली लेना है, ना कि घबरा गए, डर गए, या अपना घर निकल लिए, चलो जी वीकेंड है अपना घर चल रहे। तो ये सही मेरे हिसाब से नहीं है। चलो फिर आ जाओ सॉल्यूशन करें बच्चों। चलिए जी, देखो भाई SCR है, यही है ना छठा पेपर, SCR सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, यही बनेगा बेटा। एक सेमीकंडक्टर हम लोग कहते हैं, और इसका काम एम्प्लीफिकेशन नहीं है, ये वही है जिसका सिंबल नॉर्मली आप ये बनाया करते थे। ये मिलेगा कैथोड, ये मिलेगा एनोड, ये मिलेगा गेट। ये एक ही तरफ काम करता है, ये बायडायरेक्शनल नहीं है, यूनिडायरेक्शनल है। करंट जो फ्लो करता है एनोड से कैथोड करता है, और इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों के कारण करता है। ये अगर विशेषता बनाते हैं तो विशेषता बनाते हैं इसके लिए, ये वोल्टेज है बेटा, ये करंट है। विशेषता बनाते हैं हम लोग कुछ इस तरह से, 3 मोड होते हैं। अभी कई बार तो बताया तुम्हें ये। जब भी आप एनोड से कैथोड एक पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो होता यह है कि इसमें ये कुछ लेयर बनती है, ये P होता है, ये N होता है, ये P है और N है, ये एनोड बनता है, ये कैथोड बनता है, और ये बनता है गेट। तो जब ये जंक्शन बना J1, J2 और J3, तो J1 और J3 आउटर जंक्शन कहलाते हैं बेटा, बाहरी जंक्शन, और जो J2 है वो आंतरिक जंक्शन कहलाता है। जब आप एनोड से कैथोड एक धनात्मक बैटरी जोड़ते हैं, एनोड से कैथोड एक धनात्मक बैटरी जोड़ते हैं, तो होता यह है कि नेग्लिजिबल करंट फ्लो करता है J2 के क्रॉस में। J2 रहता है रिवर्स बाइस, यानी कि जो आउटर जंक्शन है J1 एंड J3 ये होता है फॉरवर्ड बाइस्ड, और बेटा जो J2 होता है ये होता है रिवर्स बाइस। तो उस दौरान में J2 के क्रॉस में डिप्लीशन लेयर बहुत ज्यादा बनती है, इसी वजह से यहाँ जो करंट होता है ये फ्लो नहीं कर पाता। हमेशा याद रखिएगा, डिप्लीशन लेयर से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो हो जाते हैं, मेजोरिटी को रोकता है ये। तो यहां पर ये कहलाता है ऑफ स्टेट है, लेकिन इसको हमने कहा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ओके जी, जिसमें हाई वोल्टेज है लेकिन करंट का वैल्यू बहुत कम है। फिर हम गेट पर एक पॉजिटिव सप्लाई दे देते हैं, है जी। गेट पर जैसे ही हम पॉजिटिव पल्स देते हैं तो J2 भी हमारा फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है, और ये चला जाता है बेटा कंडक्शन मोड में, और यहां जाकर सारे के सारे हो गए फॉरवर्ड बाइस्ड। देखो यहां पर ये बनता है लैचिंग करंट, और ये बनता है होल्डिंग। लैचिंग करंट का तात्पर्य होता है कि वो करंट जिस पर जाकर ये ऑन हो जाए, और बेटा होल्डिंग का मतलब होता है जिस पर आकर ये ऑफ हो जाए। ठीक है जी, तो लैचिंग हमेशा ज्यादा होता है, होल्डिंग हमेशा कम होता है। ये हमारा रिवर्स मोड है? ये हमारा क्या, हाँ सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच आपके नोट्स में बकायदा पढ़ा रखा है। SCSB, SUSB, PUT भी पढ़ा रखा है, GTU भी पढ़ा रखा है सब। तो ये ज्यादा होगा और होल्डिंग बेटा कम रहेगा। देखो रिवर्स है, हाँ 1.5 से 2.5 तक लिखा रखा कहीं। हाँ 1.5 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा। जैसे सर लैचिंग करंट का मान 20 दिया था, तो होल्डिंग कितना, हाँ तो कम हो गया हमेशा 10 इसका उत्तर। 1.5 से मैच करेगा, 2 से करेगा, उसमें क्या है। हो गया जी। तो ये होता है हमारा SCR। देखिए बेटा हमें ये मिलता है, एक होता है BJT, बातें नहीं, एक होता है BJT, और एक हम लोगों को मिलता है MOSFET, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अपने अपने फायदे हैं।
तो हम लोग दोनों के एडवांटेज को मिलाकर हम बनाते हैं एक नया डिवाइस जिसे कहते हैं आईजेबीटी। आईजेबीटी के टर्मिनल भी पूछे जाते हैं, हमेशा याद रखना है। आईजेबीटी की फुल फॉर्म होती है इंसुलेटेड गेट बायोपोलर ट्रांजिस्टर, नॉट ए थायरिस्टर दोस्त, ट्रांजिस्टर। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, कलेक्टर और बेस की जगह यहां आ जाता है गेट। ये फुल फॉर्म ये जेई तक के एग्जाम में पूछे जा चुकी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे स्विचिंग डिवाइस के रूप में जाना गया है आईजेबीटी, इंसुलेटेड गेट बायोपोलर ट्रांजिस्टर। देखो फिर ये एससीआर पर आधारित ही बेटा सवाल दिया है। देखो सवाल ये है कि जब गेट करंट को हटा दिया जाता है तो एससीआर के माध्यम से फॉरवर्ड करंट, हम ये कहते हैं कि गेट का काम इसे ऑन करना है, ऑफ करना नहीं है। अगर आपने एक बार ऑन कर दिया तो गेट का कोई कंट्रोल इस पर नहीं होता। अब गेट को हटा दीजिए, क्यों अगर गेट को कंटिन्यूअस हम लगा कर रखते हैं तो कंटिन्यूअस पावर लॉस होता है। भाई ऑन कर दिया उसके बाद गेट बेकार है, तो गेट को यदि आप हटा भी देंगे तो इसका यह मतलब नहीं कि ऑफ हो जाएगा, ये अपना कंटिन्यूअस ऑन ही रहेगा। तो करंट नहीं रुकता है, करंट तो फ्लो होता ही रहता है ना। करंट नहीं रुकने का मतलब है दोस्त बहना, और करंट बहने का मतलब है यार ऑन स्टेट, तो ये लगातार ऑन स्टेट में बना रहेगा। चलो जी, अब देखो यहां पर सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एससीआर का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन नहीं है। देखो हमने अभी जिक्र किया था कि एससीआर को इस्तेमाल किया जाता है ऑन ऑफ के लिए, स्विच के रूप में, डीसी स्विच के रूप में जान पहचान बनी है इसकी। एम्प्लीफिकेशन में नहीं करते, एम्प्लीफिकेशन में नॉर्मली होता है हमारा बीजेटी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फेड मॉसफेट, इनको हम यूज करते हैं। तो ये हमारा एम्प्लीफिकेशन नहीं किया करता। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है एक लो मैग्नीट्यूड या मान वाले सिग्नल का मान को बढ़ाना, ये एम्प्लीफिकेशन का मान होता है, मतलब है। तो ये नहीं था। फिर ये कह रहा है कि आईसी को जब हम बनाते हैं तो हमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एक होती है स्मॉल स्केल, एक होती है लार्ज स्केल, एक होती है हमारी मीडियम स्केल, एक होती है फिर लार्ज, और एक होती है फिर हमारी वेरी लार्ज, है ना, वीएलएस वाली। तो वीएलएस वाली में तो फिर 1000 से भी ज्यादा है, उसमें तो बहुत ज्यादा है। तो यहां लेते हैं हम लोग कितने भाई, 1 से लेकर 10 तक ट्रांजिस्टर की संख्या हम लोग यहां बनाते हैं। मोर देन 10 से 100 वो हम लोग मीडियम में लेकर जाते हैं। फिर हम लोग लार्ज बनाते हैं, तो लार्ज में हम लोग 1000 तक ले लेते हैं, और फिर हम लोग 1000 से ज्यादा वो फिर वीएलएसआई लेते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहां क्या है, 1 से लेकर 10 ट्रांजिस्टर लिख लो। वीएलएसआई में 1000 से ज्यादा, नोट करो इसे। वीएलएसआई में ये इंपॉर्टेंट है, वीएलएसआई निम्नलिखित में से कौन सतत परिपथों पर एकीकृत परिपथों का लाभ नहीं है। ये कह रहा है कि which one of the following is not an advantage of integrated circuit over discrete circuit। ये कह रहा है कि लाभ नहीं है। आपको एक चीज बता दूं, डिस्क्रीट जो सर्किट्स है, एक तरह से जो डिजिटल सर्किट्स है, डिस्क्रीट 1 0 उसकी बात हो रही है, यानी जो लगातार नहीं है। एक है हम लोग आईसी जो यूज किया करते हैं, ये कह रहा है कि कौन सा एडवांटेज नहीं है। आपको एक चीज बता दूं कि आप एक लिमिटेड या फिर एक पर्टिकुलर स्पेस में आप एक लिमिट के अकॉर्डिंग ही आईसीज को यूज कर सकते हैं। अब इसमें यह कह रहा है कि सभी घटक एक ही चिप में होते हैं, ऑल कंपोनेंट्स आर इन ए सिंगल चिप। ये कह रहा है नहीं है, हमें नहीं, नॉट एन एडवांटेज, इसका मतलब है हमें डिसएडवांटेज वाले पॉइंट पर चलना है। तो आप इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या समझते हैं, आपने आईसीज देखी होगी, सारे एक पे लगा के रखते हैं ना, तो ये तो ठीक था जी, चीपर सस्ता होता है, इजी सर्विसिंग,
आप कई बार देखते भी होंगे, चाहे आप अपने लैपटॉप को भी देखें। अभी हरी सर ने एक दिन लैपटॉप खोला हुआ था, एक वीडियो भी दिया था, शॉर्ट्स भी दिया था, तो आपने देखते होंगे कि पूरी आईसीज बनी हुई है। तो उसमें किसी भी डिवाइस को देखना और उसको हटाकर लगाना वो बड़ा इजी है। तो इजी सर्विसिंग, ये ठीक था जी। नो लिमिटेशंस, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो, अगर आईसी का मतलब है कुछ स्पेस को तो घेरेगा ना। अगर मैं ये कहूं कि मेरे जितना हाथ है इसमें मुझे एक आईसी चिप डिजाइन करनी थी, इंटीग्रेटेड सर्किट बनानी है, तो मैं लिमिटेड डिवाइसेस या लिमिटेड स्विचिंग अरेंजमेंट को ही तो लगा सकता हूं, मैं इनफाइनाइट तो नहीं कर सकता। तो लिमिट होती है। ये कह रहा है कि नो लिमिटेशंस कैन बी यूज फॉर एनी सर्किट। तो हर एक सर्किट के लिए एक लिमिट डिसाइड की गई है आईसी में। तो ये हमारा एक तरह से ड्रॉबैक है और यही हम लोगों को पूछा था। तो इसमें लिख लो कि आईसी का मतलब है लिमिट डिसाइड अकॉर्डिंग टू सर्किट, यानी सर्किट के अकॉर्डिंग लिमिट डिसाइड की जाती है। सर्किट के अनुसार डिवाइस की लिमिट को निर्धारित किया जाता है। अब बेटा बताओ, एक दिन में कम से कम 100 किताबें तो ऑर्डर होती होंगी। अब मुझे आपके नाम से कैसे पता कि सोनू यादव जी की किताब क्यों नहीं गई भाई? हैं? आंसर करते रहो। देखो ये दिया गया है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है, मैग्नेटिक सर्किट बना रखी, पूरा स्विचिंग अरेंजमेंट है सेंस करने के लिए। तो वैसे भी देखो कितना भी जमाना तरक्की कर रहा है, लेकिन आज की डेट में भी जो बहुत ही हाई प्रायोरिटी जगह है वहां इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले ही इस्तेमाल की जा रही है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। तो बेटा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्शन टाइप और एक होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप। ठीक है जी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्शन टाइप होती है, इनके नाम लिख रहा हूं मैं। एक होती है बैलेंस्ड बीम टाइप और एक होती है हमारी सोलेनॉइड, एक होती है आर्मेचर अट्रैक्टिव टाइप बेटा, एक होती इंडक्शन टाइप। इनके नाम है यार ये ना, इंडक्शन टाइप। एक होती है सैडेड पोल टाइप, एक होती है पार्ट आवर टाइप, एक होती है हमारी ड्रैग कप टाइप। ड्रैग कप टाइप, इनको याद रखिएगा। ठीक है भाई? अरे तुम तो अभी पढ़ोगे ना। निम्नलिखित में कौन सक्रिय सेंसर का उदाहरण नहीं है? देखो आपको सेंसर बताता हूं, कई जगह आप ट्रांसड्यूसर्स पढ़ते होंगे। जनरली हमारा उद्देश्य है यहाँ ट्रांसड्यूसर का, जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता हो। कुछ ऐसे सेंसर और ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर का एक और अन्य नाम बेटा हम पिकअप कहते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें काम करने के लिए किसी भी सप्लाई की आवश्यकता नहीं है। पीवी सेल है, अरे धूप गिरती है पैनल पे बिजली बन जाती है, कन्वर्जन कर दिया ना हीट को इलेक्ट्रिकल में। थर्मोकपल है, दो डिफरेंट मेटल को लीजिए, जंक्शन के रूम में लगाइए, बिजली बन जाती है, डीसी बन जाती है। पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, बेरियम, टाइटानाइट है ना, रोचिले साल्ट, क्वार्ट्ज, ये बड़े फेमस मटेरियल है। इन पर आप प्रेशर अगर अप्लाई करते हैं तो बिजली बन जाती है, कन्वर्जन हो गया ना। देखो प्रेशर को इलेक्ट्रिकल में बदल दिया, टेम्परेचर को बदल दिया, ये भी हीट को बदल दिया, तो ये एक्टिव है। डायाफ्राम हमारा एक पैसिव
ट्रांसड्यूसर है, जो कि वाइब्रेशन को नापने के लिए एक अच्छा माना जाता है। तो ये हो गया जी डायाफ्राम। ये हमारा है एक पैसिव डिवाइस। एलवीडीटी पैसिव है, मतलब पैसिव की अगर हम बात करें तो इनके अलावा मैक्सिमम आपको पैसिव मिलेंगे। स्ट्रेन गेज भी आपका पैसिव है। छोटू, अरे बहुत जल्दी खाना खा लिया तुमने। एक आधुनिक चर गति विद्युत ड्राइव सिस्टम में निम्नलिखित घटक होते हैं। मॉडर्न वेरिएबल स्पीड इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट। देखो पहले ये सुन लो मेरी बात। इलेक्ट्रिकल ड्राइव का मतलब होता है मोटर के द्वारा किसी लोड को कंट्रोल्ड वे में चलाना। अगर मैं इस पंखे से रेगुलेटर हटा लूं ना तो मेरे लिए ड्राइव की कैटेगरी नहीं है। अगर मैं रेगुलेटर लगाकर रखूंगा, अच्छा सर हम लोग भी है तो नाचू के तुम्हारे लिए भाई, बताओ डांस करूं, बताओ। मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हम लोग भी है तो डांस करूं तुम्हारे लिए, क्या ये काम बचा है अब? मतलब मैंने पहले बोल रखा कि ये खुजली वाले बच्चे नहीं चाहिए मुझे यार, मुझे ढंग के क्राउड चाहिए भाई, ऐसे नहीं चाहिए मुझे। जिसे पढ़ना होगा ढंग से पढ़ेगा। ये खुजली फैला लो क्लास में, वो उसके छोटू बाबू या मोहन बाबू की क्लास में फैलाओ, मेरी क्लास में नहीं चलता देख। हाँ, एक आधुनिक, यानी कि हम बात कर रहे हैं, अरे बहुत भाई मजा आ रहा पढ़ाने में, नई नई चीजें बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें बीच में जब ध्यान इधर जाता है, अच्छा जी भाई ये भी है तो क्या डांस करूं भाई? अब भाई कौन सा मेरी घरवाली है कि मेरा ध्यान उस तरफ जाएगा है? अब नहीं जा रहा भाई, पढ़ाने में ध्यान है तो उस तरफ भी ध्यान दूंगा ना। अब इसलिए तो देखो कमेंट बंद करके जो वायरस प्रवृत्ति होती है वो निकल लेते हैं पतली गली से, तो फिर जो एक बोलते हैं ना पढ़ने वाले लगनशील, वो पढ़ते हैं फिर, तो जो कबाड़ा है वो कम हो जाता है। कंट्रोल यूनिट, सेंसिंग और टॉर्क। देखो भाई हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक ड्राइव, जैसे ये पंखा हमने लगाया, अगर हम लोग इस पर रेगुलेटर ना लगाए तो ये प्रॉपर इलेक्ट्रिक ड्राइव नहीं है। इलेक्ट्रिक ड्राइव का मतलब है कि मोटर किसी लोड को ड्राइव करता हो और कंट्रोल्ड वे में ड्राइव करता हो। अच्छा जी, साथ ही इलेक्ट्रिक ड्राइव हम लोग आजकल जो वर्तमान स्थिति की बात करते हैं, हम ज्यादातर उन्हें भी कंसिडर कर रहे हैं जो ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल हमें दे सकें। देखो कंट्रोल यूनिट हमें लगानी पड़ेगी, बिना कंट्रोल यूनिट के वो ड्राइव कहलाती नहीं है। तो कंट्रोल यूनिट, उसके बाद है सेंसिंग यूनिट। सेंसिंग यूनिट का मतलब है कि जब भी आप, हमने कहा कि लोड अगर बढ़ा तो उसके हिसाब से ही अपना मशीन को सब चीजें एडजस्ट करनी चाहिए, यानी कि ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए, या वर्तमान में एक ट्रेंडिंग चीज चल रही है पीएलसी स्काडा, जिसका हम नाम लेते हैं तो हम कहते हैं जी ऑटोमेशन। आजकल आप देखते होंगे यार, ये इतने बढ़िया सवाल है, वर्तमान को जोड़ता है। आप देखते होंगे अब यूट्यूब पर जब सर्च करेंगे कि चिप्स बनाने की ऑटोमेटिक फैक्ट्री, तो आप ये देखते होंगे कि डंपर आया जी, आलू अपना सीधे अपना उतारा, अनलोडेड हो गया, उसके बाद आदमी पूरी फैक्ट्री को चार चला रहे। बस मशीन का प्रोग्राम है, आलू पहले धुलेंगे, इसके बाद जो खराब आलू है वो अपने आप बाहर, या जो सड़े गले हैं उसके बाद तो प्रॉपर धुलाई होगी और रगड़ा लगेगा उन पे, फिर प्रॉपर शेप में कटेंगे। आप देखते होंगे जो चिप्स की थिकनेस है, ऐसा नहीं होगा अगर आदमी काटता तो यार कैसे काट सकता था, एक इतना मोटा एक पतला, यही तो होता। आप नोटिस करना प्रॉपर साइज होगा, थिकनेस, तो सबकी जो थिकनेस है वो सेम है। उसके बाद में वो अपने आप से ट्रेवल्ड करेगा, उसके बाद वो भट्टी में जाएगा, अपने आप से वो फ्राई होगा, उसके बाद में तेल अलग होगा, इसके बाद में जो ज्यादा जल जाएंगे वो अलग होंगे, जो बढ़िया क्वालिटी के वो अलग, उसके बाद वो पैकिंग में जाएगा, अपना लिफाफे है, एक क्वांटिटी अपना डल रही है, पैक हो रहा है और सीधे लोडिंग। ये ऑटोमेशन ही तो है। तो हर एक मशीन का हमें अपने अनुसार जरूरत के हिसाब से कंट्रोल यूनिट और सेंसिंग यूनिट, जब भी हम ऑटोमेशन की बात करते हैं
तो ऑटोमेशन का पहली चीज होती है सेंसिंग करना। और सेंस कहां से होता है? ट्रांसड्यूसर के थ्रू होता है, जिसे हम सेंसर के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं टॉर्क सेंस। अगर मोटर कम है, मोटर कम चलाना है तो एक डिमांड कम है, ज्यादा लोड बढ़ा तो टॉर्क डिमांड ज्यादा है। तो अगर हम टॉर्क को वॉच नहीं करेंगे, रेगुलर वॉच नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग ऑटोमेशन या फिर ऑटोमेटिक सिस्टम को डिजाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा गया है कि मॉडर्न वेरिएबल स्पीड इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए क्या चीज जरूरी है? ये तीनों जरूरी है। इन तीनों चीजों की हम लोगों को आवश्यकता होती है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो मैं एक सेशन लूंगा भाई इसका भी, स्काडा एक सेशन रखेंगे इसका और एक रखेंगे ये, मतलब 3-4 घंटे में पूरा पीएलसी का और स्काडा का। एटलीस्ट फुल फॉर्म ही पूछ ली छोटू। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, 8:30 बजे छुट्टी कर देंगे, मैं भी इस समय तक थक जाता हूं, लेकिन पढ़ लो चाहे सवाल कितने भी हो, शोर शराबा आने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें डूब जाओ इलेक्ट्रिकल के समुद्र में ना। तो कम से कम फुल फॉर्म। फिर जैसे पीएलसी एक बहुत फेमस है हमारे इंडिया में भी, SLC 500, जिसमें 7 रैक कटे होते हैं, कितनी सप्लाई हम देते हैं, डीसी से चलती है क्या, ये छोटी छोटी चीजें अपना नोट कर लेंगे। ओहो, ये नीले है जी, नीला बेस है, गोलाकार ये दिखाया है, व्हाइट से बना है, आवश्यक साइन है। तो और वैसे अर्थिंग को दर्शा रहा है ये, तो ये क्या हो गया जी? मैंडेटरी, यानी आवश्यक, आवश्यक साइन है। हाँ जी, देखो सिर पर चोट लगने के कारण मरने वाले के लिए सुनहरा समय कौन सा है? रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन क्या करें, ये मतलब था, मतलब ऐसा है जी। विच इज द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन हेड विद रिस्क ऑफ डाई? क्यों? दो ये माना जाता है कि पहले 30 मिनट अगर कोई झेल जाए, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो 30 मिनट का क्राइटेरिया है, मतलब उसे कोई झेल जाए तो ये कहा जाता है कि भाई नॉर्मली आसपास में एक फर्स्ट एड कुछ मिल जाता है। तो 30 मिनट झेलना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इसे झेल ले तो किताबों में लिखा गया है ये शब्द ना, गोल्डन आवर। फिर नजदीक का अगर कोई है तो उसका जो फिर तो बच जाएगा ना, फिर तो बच गया ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर पहले कोई 30 मिनट निकाल ले तो मतलब ठीक है, चांस है कुछ थोड़ा बहुत बचने का। ठीक है जी, तो फर्स्ट 30 मिनट इसके लिए क्रूशल माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब वो सेंटेंस ने किताब में लिखा हुआ था एज इट इज। अब वैसे तो सेंटेंस को गलत लिख दिया, अब मरने वाले के लिए क्या अच्छा, क्या सुनहरा, क्या ये है ना, क्या सुनहरा। अब लेकिन वो एज इट इज सेंटेंस लिखा हुआ था, तो चलो ठीक है। नहीं नहीं, ये रियली में, ये तुम्हें लग रहा होगा सर ने तो मेडिकल वाले सवाल ले लिए, रियली में ये आईटीआई की किताब में जहां सुरक्षा वाला जो पूरा चैप्टर था ना, ये है, ये दिया है कि पीड़ित की किस अवस्था को कोमा अवस्था कहा जाता है। पहला कह रहा है कि बेहोश है लेकिन कॉल का जवाब दे सकता है, तो फिर कह रहा है कि कॉन्शियस बट कैन नॉट रेस्पॉन्ड, होश में, ब्रीथिंग बट कैन नॉट रेस्पॉन्ड टू कॉल, पूरी तरह टोटली सेंसलेस एंड डू नॉट रेस्पॉन्स टू कॉल्स। कोमा का मतलब है जो बस लेटा है तो लेटा है, ना कोई सेंस कर सकता और ना ही ये कुछ रेस्पॉन्ड कर सकता। तो ये रहता है हमारा जी डी। खैर इनसे तो हम यही कहेंगे कि दुश्मनों को भी दूर ही रखे यार इन सब चीजों से। हाँ भाई, स्निप्स इज यूज टू, स्निप का प्रयोग किया जाता है। फिर वही धातु की तो मोटी भी है, तो धातु की पतली चादर को काटने के लिए।
ये गलत क्यों हुआ? देखो सॉलिड कोल्ड पंच, हाँ तो मार के आप करिए, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, वो काटने का अलग था, वो देखो ना, अरे स्निप तो यार कटिंग टूल्स में आता है यार। हाँ, सॉलिड कोल्ड पंच इज यूज टू, सॉलिड कोल्ड पंच का उपयोग किया जाता है, ये भाई लकड़ी में नहीं, शीट मेटल में छोटे छेद करने के लिए, ठीक है जी, छोटा छेद करने के लिए, तो ये है स्मॉल होल इन द शीट मेटल। ये एस्टिमेटिंग में भी आता है तुम्हारे ना, इनके इन्हें याद रखना। ये अच्छा, हाँ ये जेब में ना रख दो, तुम्हारी की बड़ाई कर दो, हद ही कर रहे यार। बाकी अपना दिमाग है तुम्हारा, क्या समझते हो? हाँ भाई, ये क्या है? इमरजेंसी लैम्प। अच्छा, फ्लड लाइट का बना सकते हो तुम, ये कुछ ऐसे, अरे बनाते हैं, ये बहुत जरूरी है, ये भैया ऐसे ही होता है, ये फैला हुआ फ्लड लाइट के लिए, स्पॉट एक जगह होता है, ये ऐसे होते हैं स्पॉट में, तो ये है हमारी इमरजेंसी लैम्प। ये तो तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा के मुझे भी याद हो गए। फुल फॉर्म ऑफ AWG, अमेरिकन वायर गेट्स। तो राम सागर है, आ ही गए तुम। चलो जी, देखो यहां पर ये बताना है कि केमिकल हैजार्ड निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक खतरा है? देखो नॉइज है, कुछ केमिकल के मामला है, केमिकल का मामला कहाँ है? अरे रेडियो एक्टिव रेडिएशन में, तो ये हो गया जी रेडियो एक्टिव। बैक्टीरिया तो बीमारी है दोस्त। अच्छा, तो बैक्टीरियल बीमारी के नाम बताओ। बैक्टीरिया, अच्छा, इन्फ्लुएंजा, अच्छा, टाइफाइड कौन सी होती है? टाइफाइड, अभी सर्च कर जरा। अबे डॉक्टर पहले ही बोल देता बैक्टीरिया वाली चीजें मत खाना, यानी कच्ची चीजें मत खाना, नहीं तो और ज्यादा दिक्कतें होंगी। भूमिगत केबल में मेटालिक शीट किसके द्वारा बनाई जाती है? किससे? एल्युमिनियम या लेड से? किस लिए? नमी से सुरक्षा मिले। ये राजेंद्र ग्राउंड केबल। ये तो अब तुमसे कोई नींद में भी पूछेगा तब भी तुम थड़ 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 बोल दोगे, है ना, ये तो तब भी। अच्छा जी, देखो यार, स्क्रीन्ड केबल है, भले ही तुम्हें 33 kV नहीं दे रहा, और इसीलिए जानबूझ के दिया भी है, हम कुछ मॉडिफिकेशन करके वैसे लिखवा देना 33 11 kV बेल्टेड, फिर 22 33 अपना स्क्रीन्ड, लेकिन हम कुछ मॉडिफिकेशन करके हम अप टू 66 कर लेते हैं। अगर 33 नहीं है देन 66। अब दो टाइप के पढ़ाई मैंने, एक एस टाइप और एक SL टाइप, याद रखिएगा उन्हें, तो ये मार्क करना है बेटा 66। अच्छा, मन नहीं लग रहा था घर? हाँ भाई, बहुत तेज लड़का है। नोडल विश्लेषण में यदि परिपथ में n नोड हो
तो नेटवर्क को हल करने के लिए कितने समीकरण लिखे जाएंगे? n-1। और बेटा याद रखिएगा, केवीएल अगर हम लिखते हैं b-n+1, ठीक है जी। अब ये कहा गया है कि भाई पैसिव नेटवर्क क्या है। एक दो सवाल थोड़ा सा इसमें गड़बड़ भी था, वो भी बताएंगे आपको। ए पैसिव नेटवर्क इज वन विच कंटेन, पैसिव का मतलब वो होता है बेटा जो सिर्फ ऊर्जा की खपत कर सकता है, डिलीवर नहीं कर सकता। RLC ट्रांसफॉर्मर ये हमारे पैसिव है। अब तुम्हें लग रहा होगा ट्रांसफॉर्मर भी, ट्रांसफॉर्मर ऊर्जा को एक तरह से पैदा नहीं कर रहा है, ट्रांसफर जरूर कर सकता है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हो, सम सोर्स ऑफ ईएमएफ, नहीं ईएमएफ तो नहीं है। फिर ये कह रहा है ओनली टू ना, फिर जरा ये देखो, ये कह रहा है इसमें ईएमएफ का कोई स्रोत नहीं है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये एक्टिव में आया करता है। तो हमने कहा जी पैसिव किसे कहेंगे? जिसमें कोई भी ईएमएफ स्रोत ना हो। ये सारे एक्टिव है जितने सेमीकंडक्टर है। शॉर्ट के डायोड तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पे काम है। 100 के लिए तो इक्वेशन दी थी, शॉर्ट की डायोड होती है, गन डायोड नहीं, शॉर्ट की डायोड तो होती है जो बहुत फास्ट होती है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, गन भी होती है। चलते चलते, अरे वाह, कहां दिया है बताओ? बेस्ट ऑप्शन टिक करना होता है, दो टिक करने का नहीं आता ना। ए पैसिव नेटवर्क इज वन विच कंटेन्स, ऑप्शन नहीं कह रहा है ओनली वेरिएबल रेजिस्टेंस। हमें जो डिफाइन करना है ये कह रहा है कि इसमें ईएमएफ का कोई स्रोत नहीं होता। तो एक्टिव और पैसिव का मतलब होता है एनर्जी डिलीवर्ड और अब्जॉर्ब करने से। तो बेस्ट ऑप्शन दोनों में कौन सा जाएगा? डी जाएगा कि भाई ईएमएफ का कोई स्रोत नहीं है, बाकी जो मर्जी हो इसमें। कितनी बार बताओ इन्हें? अरे डायरेक्शनल जो एक ही तरफ को काम करे है भाई, बाय डायरेक्शनल जो दोनों तरफ को, RLC दोनों बाय डायरेक्शनल की कैटेगरी में आती है। जैसे ये तुम्हारे ये सेमीकंडक्टर वाले तुम लिखते हो, अब डायोड है, एक ही तरफ को एनोड से कैथोड, यूनिडायरेक्शनल में आ गई, यही तो है। अब बताता हूं मैं तुम्हें, ये SCR लिखते थे यूनिडायरेक्शनल में, डायक बाय डायरेक्शनल में है, ट्रायक बाय डायरेक्शनल में, SUS एक दिशा में काम करेगा, JTO एक दिशा में काम करेगा। अब JTO से नाम आया, अब JTO की फुल फॉर्म क्या सिखाई तुम्हें? हाँ, तो गेट पर पॉजिटिव पल्स देंगे ऑन हो जाएगा, नेगेटिव देंगे तो ऑफ हो जाएगा। इसके लिए हमें किसी भी कम्यूटेशन सर्किट की जरूरत नहीं होती। देखो इस तरह से अपना याद आती जाएंगी चीजें। हाँ भाई छोटू, इसमें दिया है कि एक सर्किट जिसमें ना तो कोई ऊर्जा स्रोत है और ना ही ईएमएफ स्रोत है, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा पैसिव। जरा ये देखिए भाई, कौन सा एक परिपथ में सक्रिय एक्टिव, देखो RLC है बेटा, ये तो पैसिव है ना, शाबाश। अब करंट सोर्स क्या है? एक्टिव। तो ये हो गया देखिए करंट सोर्स। $220 वोल्ट स्रोत से जुड़े 20 ओम प्रतिरोध द्वारा डिसिपेट की गई पावर बतानी है। P बराबर V²/R, 220 गुणा 220 बटे कितनी आ रही है? 2420 वॉट। तो ये मिल गया हमें ऑप्शन सी। Which of the following is not part of cell? कंटेनर होता है, इलेक्ट्रोलाइट, हाँ इलेक्ट्रोलाइट से याद आया। छोटू ये बता, निखिल आयरन बैटरी पढ़ाई थी?
इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था? अब फिर वही, तुम इसके दुश्मन हो क्या? क्या था? दोबारा बता। अच्छा, बैटरी में एनोड को धनात्मक कहते हैं ऋणात्मक कहते हैं? धनात्मक एनोड बोलते हैं, ओके। चल तो एक बात बता, लेड एसिड बैटरी तो पढ़ी ही होगी तुमने, पढ़ी है पक्का? वॉट आवर एफिशिएंसी कितनी होती होगी? रिवाइज भी तो करवाना है, नाम के थोड़े 150 सवाल लगवाने। वाट आवर एफिशिएंसी 75-80 बहुत है अपना, और क्या, बिल्कुल 100 रखोगे। एम्पियर आवर ज्यादा होती है, 85-90। हाँ भाई, फुल्ली चार्ज बैटरी 1250 1280। स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से नापते हैं, हाइग्रो मत बोल देना, उससे ह्यूमिडिटी नापते हैं। ये लड़का ये बताएगा जब फुल्ली चार्ज हो जाती है तो पॉजिटिव प्लेट का रंग कैसा हो जाता है रंग लिखा रखा नालायक। और निगेटिव वाला ग्रे स्लेटी, और डिस्चार्ज में दोनों सफेद। पढ़ा रखी यार, दिल तोड़ दिया तूने। इलेक्ट्रोड, ए पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रोड के बिना काम चलेगा क्या? इंपॉर्टेंट क्या है? निगेटिव प्लेट की संख्या पॉजिटिव से एक ज्यादा रखनी है। पॉजिटिव प्लेट पर लेड पर ऑक्साइड PbO2, नेगेटिव पर Pb। ये सारी चीज तुम्हें रटवा रखी है यार। वायर, चलो जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ I2 ही है बस, इसमें और क्या दे रखा है भाई? चलो ठीक है जी। वोल्टेज VA, अपना मेथड सिखाया था तुम्हें हमने। VA बराबर में, थामा, हमने कहा देखो जी, पेन चला के सब हल करेंगे। ITA वाले बच्चों के लिए तो मतलब भूल जाओगे, इससे कुछ मुश्किल न्यूमेरिकल देगा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, और आपको 100% एक्यूरेट आंसर करने हैं। तो हमने कहा देखो जी, 3 6 और 3 क्या मिल जाएगा? 6 हो। 3 से काटेंगे तो 2, फिर 6 से काटेंगे तो 1, 3 हो गए जी। और फिर 3 से काटेंगे तो नीचे आएगा 5, ये 7 बता रहा छोटो। फिर 3 से 6 को काटते 2, यहां जाएगा 20, कितना? 4। I2 का जो मान है VA बटे 3, 4 बटे 3, 1.33। ये सर निखिल कैडमियम से जो होता है, हाँ, उसमें सर पार्टिकल प्लेट की संख्या सर कम होती है क्या? सभी ज्यादा होता है क्या सर? सेम तो लेते हो यार, सेकेंडरी में तो सेम लेते हो तुम। नहीं सर, कोई एक से है मतलब, उसमें सर मतलब पार्टिकल प्लेट एक ज्यादा लिया जाता है निगेटिव। भाई ये नहीं मैं याद है इतना, सवाल आए तो फिर याद आए। विद्युत धारा का पता लगाने वाला उपकरण कहलाता है, क्या है? एमीटर। ये हमारी फंडामेंटल यूनिट में से एक है दोस्त। अब एमीटर है, एमीटर सदैव सीरीज में लगाया जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस न्यूनतम, वोल्टमीटर पैरेलल है। अच्छा, डिडक्ट कर रहा है ना, नापने के लिए कर दिया, सॉरी सॉरी। गैल्वेनोमीटर, भाई गलती होगी, हम अपनी गलती मानते हैं, इसीलिए हम तुम्हें 4 बिंदु नहीं सिखाते हैं। अच्छा ये बताओ, डीसी में, जब हम डीसी में सेंस करने की बात करते हैं या डीसी ब्रिज में, तो किस प्रकार का गैल्वेनोमीटर लेते हैं? डी अर्जुनवल गैल्वेनोमीटर, यही तो लिया करते हैं। जब हम मेजर डी लिखा रखा है यार, ये ऐसे ही तो है जैसे PMMC। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को
अमाउंट ऑफ चार्ज का पता करने के लिए या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमने इस्तेमाल किया था मैग्नेटिज्म में। और एसी ब्रिज में इस्तेमाल किया जाता है वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर को एक और नाम दिया डूडल, है ना, एक ही है वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, ड्यूडल। एक फ्लक्स मीटर भी होता है। तो ये सब गैल्वेनोमीटर के अलग अलग टाइप है भाई, लिख लो। डीसी ब्रिज में ये इस्तेमाल होता है, डीसी ब्रिज में ये इस्तेमाल होता है। एक होता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ये होता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो इस शब्द का मतलब समझेंगे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसे कहा जाता है आवेश, यानी कि चार्ज का पता लगाने के लिए। बीएच कर्व खींचते हैं इसकी मदद से, बाकायदा लिखाते हैं। अब एसी ब्रिज में वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है। ठीक है, लिख लिए। इसी को गूगल से हो जाता है डूडल। निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम चुंबक नहीं है? कृत्रिम चुंबक यानी जो नेचुरल है, और नेचुरल क्या है दोस्त? लोडस्टोन। ठीक है, देखो इसमें ये इसलिए लिया है कि इसमें ये याद रखिएगा, नहीं कलर भी लेकिन अलग अलग जगह देखो। जैसे बार मैग्नेट में ये जरूर पूछता है, बार मैग्नेट और यू सेप्ट मैग्नेट ये लगभग एक ही है। देखो रेड मतलब नॉर्थ, हॉर्स मैग्नेट सिर्फ क्या है, ग्रे टाइप और रेड टाइप। इसमें दोनों जो पोल है ना ये सेम है, इनका कोई अलग अलग कलर नहीं है। तो पेपर के लिए जरूरी ये है बार मैग्नेट। करंट फ्लो इन लिक्विड ड्यू टू डेफिनेटली आयंस, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा जी, और अगर हम कंडक्टर में बात करें तो मेटल में इलेक्ट्रॉन के कारण। बताइए भाई बच्चों, ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस शुड बी डिजाइन सच दैट, ग्राउंडिंग प्रतिरोध को ऐसे डिजाइन किया जाना चाहिए कि भाई ग्राउंडिंग प्रतिरोध हम यही तो चाहते हैं कि जितना कम से कम हो उतना बढ़िया है। तो हम कहते हैं बी, देखो क्या कह रहा है कि अधिक होना चाहिए ना, ऑलवेज जीरो तो देखो आइडल तो है, प्रैक्टिकल तो पॉसिबल है नहीं। तो ये क्या हो गया देखो, ए दोस्त कब पहुंचे और कब आया साकिब? तो आजकल दिख भी नहीं रहा। स्ट्रिप अर्थिंग इज यूज्ड, देखो जनरेटिंग स्टेशन प्लेट बढ़िया है, सैंडी एरिया में रोड बढ़िया है जी। बड़ी बड़ी भवन के लिए प्लेट को प्रीफर किया जाता है। जो चट्टानी क्षेत्र है उसमें बहुत गहराई तक रोड नहीं जा सकते ना, गड्ढे खुदते हैं, तो हम प्रीफर करते हैं दोस्त स्ट्रिप अर्थिंग। ठीक है, ओके। अभी जयप्रकाश बता, तुम्हारे हिसाब से क्या लगाऊं? अरे यार मतलब जनरेटिंग स्टेशन क्या लिखा रखा? प्लेट लिखा रखा। इंपॉर्टेंट लिखा रखे यार, छोटो ऐसी बात ना करें। सवाल तो हम जयप्रकाश से पूछने वाले हैं यार, बेटा इसे बंद कर देना जरा।
अब हमें बड़ा सही लग रहा है क्योंकि हमने पेन किलर ले ली तो अब हमें बिल्कुल फिट लग रहे हैं। और अब मैं एक रात के लिए लानी पड़ेगी दवाई, नहीं तो आजकल कई बार नींद नहीं आती है। अरे नहीं, मुझे दर्द हो रहा ना कंधे में, तो इस अरे आराम से नहीं हो रहा ना, डॉक्टर पे हम दिखाए लेकिन डॉक्टर हमें समझ में नहीं आया क्या क्या बता रहा था। अरे कुछ ना होता, जब तक उम्र वाले लिखा हुआ तब तक चलेगा। मां पेन किलर नहीं खाना चाहिए, ठीक है, काम ना चले तो खाना चाहिए। अरे हमने ना ना रेस्ट की वजह से नहीं हो रहा, ये थोड़ा यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना बॉडी में कभी कभी, उसकी वजह से पेन वेन होता है ये। हाँ जी, हम जयप्रकाश से बड़ा खास सवाल पूछ रहे थे, ये बताइए जो स्ट्रिप अर्थिंग है इसमें साइज बता दो। कॉपर की बता दे। और जीआई के लिए 25x4। तो एग्जैक्ट बताया इसने, तालियां बजाओ इसके लिए, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बढ़िया। हाँ याद है उसे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं यार। ये रोड वाला सिस्टम बना रखा, और वो प्लेट वाला ये करते हो तुम ना, स्ट्रिप जो फैलाते हो, सब स्टेशन में भी करते हैं हम लोग। अच्छा फिर ये अरविंद बताएगा, ये भी बहुत आया क्लास में, कितनी गहराई पे रखते हो? ओहो 10 फीट है? अरे अब मतलब चट्टान खोदनी 5 फीट? अरे नालायक, जब 5 खोद लोगे तो 5 और खोद लो। मीटर में तुम? ए बाबा, 3 मीटर? अबे 1.5 फीट लिखा रखा है, फीट में लिखा था ये स्ट्रिप अर्थिंग। समझ में नहीं आता है, तो याद रखने की चीज समझने की थी। तांबे की प्लेट के लिए ये बहुत फेवरेट सवाल है, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए कुछ में दिया है, तो 60 60 और 3 mm। ये 3 सेंटीमीटर है, गलत है। कई बार ये 3 के बजाय 3.1 लिख रहा है, 3.18 लिख देता है, और जीआई का होता तो 6 लिखता। लार्ज पावर स्टेशन, ये भी तुम्हें लिखा रखे अर्थिंग में किसका क्या है, तो 0.5 लार्ज पावर स्टेशन। ये मानो कि हम लोग बहुत ही बेकार अगर बात करते हैं, जैसे कहीं पहाड़ी एरिया में जहां पर, या फिर रेगिस्तान में जहां मॉइस्चर कहीं है ही नहीं, वहां जाकर बात करो, हम झेल सकते हैं मैक्सिमम 8 तक, मतलब प्रैक्टिकली सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नहीं पहाड़ी वाड़ी एरिया में या जहां रेगिस्तान है ना, वहां हम लोग चला लेते हैं 8 तक। हाँ भाई, ये भी बताओ जरा। ये पहली बात है, सैडल की बात नहीं कर रहा, कभी तुम सैडल देखो 60 है। हाँ ये नालाई को देख तो लो क्या कह रहा है, ये बकायदा तुम्हें बैटन वायरिंग वगैरह में सब लिखा रखा है यार। बैटन वायरिंग में लकड़ी के प्लग के बीच का अंतराल सेंटीमीटर में किससे अधिक नहीं होना चाहिए, और ये था 75। ये तो जो 2 सैडल लगाते हो ना तुम, वो 60 तो मैक्सिमम वहां था, और बाकी तो भाई तुम्हारी मर्जी, जो करो। चलो बोलो, टाइम कांस्टेंट ये होता है आरसी, इसकी यूनिट किस में लिखते हो? सेकंड में। आरएल के लिए L/R। चलो अब इनके आंसर करते रहो फटाफट। चलो बड़ा कर देते ना इसको। अरे ये 200 दे रखा है, ए से डी ये 12 है, ए बी भी है क्या कहीं? हाँ ये कितना है 500, और ये पूछ रहा है, तो 12 × 250 बटे
500। अपोजिट आर्म्स के रेजिस्टेंस की मल्टीप्लीकेशन बराबर, तो ये हो गया जी 600। अबे ये भी किसी का गलत था तुम में से पक्का? उसने पेपर नहीं दिया वो भी कह रहा है ना। ए भाई, कोल्ड कैथोड लैंप, ये तुम्हें कल 9 साढ़े 9 बजे क्लास दूंगा मैं ऑनलाइन में, तो इसमें सारे लैंप निमट जाएंगे हमारे। तो ये होता है नियॉन लैंप, ठीक है जी, कोल्ड कैथोड लैंप की कैटेगरी में आता है नियॉन लैंप। एडवर्टाइजमेंट में बहुत फेमस है ये। वोल्टेज और करंट होता है, वोल्टेज ज्यादा होता है, वोल्टेज कम होती है शुरुआत में ज्यादा, उसके बाद नॉर्मल है फिर। किसमें होती है, किसमें? हाँ हाँ, तो वैसे फेमस ही एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा हुआ है, गाड़ियों में बहुत है। जैसे हमें कुछ नाम बनाना है ना, शुरू में तार जोड़ दो, फिर लास्ट में तो पूरा ब्राइट करता है वैसे नाम ना, महंगा बहुत है। देख लो भाई फिल्म इसकी। इसलिए कोल्ड कहते हो ना, जब इसमें टेम्परेचर जो राइज है ना वो बहुत ज्यादा नहीं करता। हाँ, तो शुरुआत में वोल्टेज बहुत हाई होती है। अरे वोल्टेज हाई है, करंट कम है दोस्त, इसमें टेम्परेचर बहुत राइज ही नहीं करता, इसलिए तो कोल्ड कैथोड है। अब नॉर्मल जो मरकरी और सोडियम वेपर है, इनमें तुम्हारी बकायदा लिमिट सेट है। What percentage of the input energy radiated by filament lamp? फिलामेंट लैंप द्वारा निवेश ऊर्जा का कितना प्रतिशत विकिरित होता है? फिलामेंट किसका बनाएंगे जी? टंगस्टन का। फेमस हुआ है काफी, और जिसमें हम लोग आर्गन नाइट्रोजन अपना भर के रखते हैं रोकने के लिए वाष्पीकरण को। तो कितना है जी? 10 to 15। लाइफ उतनी ज्यादा नहीं है, सस्ता जरूर है, एफिशिएंसी ज्यादा नहीं है। अरे वाह, ये देखो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस प्रोड्यूस टेम्परेचर अप टू। अच्छा, जब आपने इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की बात ही कर ली, तो ये बताना दोस्त, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जब नॉर्मली एसी की बात करते हैं कितने वोल्टेज की जरूरत होती है? ओ 50, वाह। फिर डीसी में? अबे डीसी में होती है 50 से 60 70, तो 100 110 तक एसी में होती है। इसमें डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, डिफरेंशियल, इसमें रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर सर, एसी अगर डिफरेंशियल जनरेटर हाँ 5500। देखो इसमें बहुत अच्छी चीज है, जो जो इलेक्ट्रोड होती है ना, उसे हम लोग किससे जोड़ते हैं दोस्त? नेगेटिव से, ताकि वो कम बर्न करे, जो खपत है उसकी समाप्ति वो कम हो। क्या वो कर रहा वेल्ड, उससे पूछ ले जाके बाहर, कर रहा बाहर पे बेचारा, उससे पूछ ले भाई कौन सी वेल्डिंग कर रहा। हाँ भाई, फॉर आर्क वेल्डिंग करंट इज यूजुअली कितना जी? नहीं 100 में तो ये भी है, जब ये नॉर्मल लिख रहा है ना आर्क वेल्डिंग में, तो हमेशा हाई को प्रीफर करिएगा। इसका मतलब वो एसी वाले की ज्यादातर चर्चा कर रहा है। 50 60 70 तो डीसी के लिए होता है, जहां डिफरेंशियल जनरेटर यूज किया करते हो, तो 100 के आसपास से। रेजिस्टेंस प्लस पॉइंट देखो ना, देखो आर्क वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग में बहुत कम, 2 8 10 वोल्ट में काम हो जाता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। और प्लास्टिक वेल्डिंग इसलिए इसका नाम रखा गया है कि इसमें, क्योंकि हम लोग उसे प्लास्टिक स्टेट तक गर्म कर रहे हैं,
उसके बाद में उसे कई जगह पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग को प्रेशर वेल्डिंग भी कह रहे हैं हम लोग। इसमें हमें किसी तरह को प्रेशर की जरूरत नहीं है। अब ये बताइए कि लीस्ट डायामीटर क्या है। डायामीटर जो होता है ना स्टैंडर्ड वायर गेज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना स्टैंडर्ड वायर गेज होगा ना उतना ही वो पतला है ना, तो 14 का कम होगा। बताना भाई बच्चों जरा, निम्नलिखित में से कि सिंगल फेज मोटर की दक्षता न्यूनतम है। क्या था? अरे वाह, सैडेड। भाई ये तो बढ़िया सवाल आ गया ना। सैडेड पोल मोटर क्या? ए भाई सेल्फ स्टार्ट है क्या? नहीं 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 ना, सब बोल। सेल्फ स्टार्ट है, टॉर्क भले ही बहुत कम है, अनसैडेड से सैडेड की तरफ घूमेगा। ये सब लिखा रखे, रिले वगैरह में हम इस्तेमाल तो करते हैं। सेल्फ स्टार्ट तो है लेकिन ये कम गति पे नहीं चलता, सिंक्रोनस गति पे चलता है। दक्ष पावर फैक्टर कम है इसका, रिलक्टेंस का ना, लेकिन स्पीड बढ़िया अच्छी है। तो हम लोगों ने लिखा भी है टाइमर्स के लिए, इलेक्ट्रिक क्लॉक के लिए, सिग्नलिंग डिवाइस के लिए। बढ़िया है। इसी का एक भाई भी है, हाइस्टेसिस। देख हाथ में मेरे भले ही दर्द है लेकिन तेरी कुटाई ऐसे करूंगा ना याद रखेगा। समझ नहीं आता यार, तुम पहली बात तो तुम तीनों एक साथ क्यों बैठते हो? नहीं नहीं, आज ये आलम तुम नहीं हो। आज ये सही फंसा, अनजान बच्चों के साथ ये सही फंसा। ऐसे ही तुम लोगों को भी अलग बैठना चाहिए। तुम एक दूसरे खुद दुश्मन हो, तुम्हें पता ही नहीं है बात। दे अबे छोटू, तुझे उठना है बीच में से। आ जाओ, जाओ इसके इधर आ जाओ। मेरे सर पे बिठा दे। देखो अगर नहीं पढ़ोगे, अगर नंबर एवरेज अब नेक्स्ट वाले पेपर में कम आएगा तो सीधे ट्रांसफर वहां होगा। वो जो कुर्सी बनवाई बाहर लकड़ी वाले ना, वो बेंच जो बनवाई ना, सीधे ट्रांसफर वहां करूंगा। जिस भी बैच का नंबर कम आएगा जिस वीक में, वो उधर बैठ के पढ़ेगा। तो वैसे तो कोई पार्शलिटी करनी नहीं, तो भाई ओपन पेपर और 12 घंटे उन्हीं में बैठाऊंगा। है मतलब ये मंजूर है लेकिन नंबर नहीं लाने सर, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया। एक स्प्लिट फेज मोटर में रनिंग कुंडली होनी चाहिए, है जी। तो हम बार बार बेटा पढ़ते हैं कि रनिंग कुंडली में लो रेजिस्टेंस हाई इंडक्टेंस। रनिंग मतलब जो कंटिन्यूअस है, स्टार्टिंग में हाई रेजिस्टेंस लो रिलक्टेंस वो इंडक्टेंस। तो ये हो गया जी हमारा लो रेजिस्टेंस और हाई। यही है, ये भी बहुत पूछता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन कपलिंग कोफिशिएंट के बराबर, ये L1 और L2 दिया है। तो M बराबर में याद है के अंडर रूट L1 और L2। के का मान है 0.6 और 9 गुणा 4। माइक्रो में दे देते हैं ना आंसर। 0.6 गुणा 3 गुणा 2 कितना आ रहा है? 3.6। यही तो है भाई, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं थी इनमें। चलो भाई बच्चों ये बताओ, चार्जिंग के दौरान देखो हर एक चीज हमने पढ़ा रखी है। चार्जिंग के दौरान निम्नलिखित संकेत बैटरी के पूर्ण चार्ज होने पर संकेत देता है। कलर ऑफ इलेक्ट्रोड, तो पॉजिटिव का ब्राउन, नेगेटिव का स्लेटी हो जाता है। गैस निकलती है भाई, अच्छा वो वेंट प्लग लगा के रखते हो तुम पर ना,
और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.28। ठीक है जी, ये अगर आप किलोग्राम में मेंशन कर रहे हो तब है, और अगर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में कर रहे हो तो 1280 है। तो ये सभी होता है भाई डी। निम्नलिखित में से कौन सा घटक ट्रांसफॉर्मर से संबंधित नहीं है? देखो ब्रीथर है ना, जिससे सांस ले रहा है, फ्रेश एयर जिसमें सिलिका जेल रखी है, कंजर्वेटर ऊपर ऑयल का एक्सपेंशन सस्पेंशन जहां हो रहा है, बुशिंग जिन पे ऊपर तार बंधे हुए हैं, है जी। तो ये नहीं है यार। खाना खाने गया था क्या दोस्त? खाना खाने गया था? अच्छा, नहीं नहीं, हम कुछ दिन की बात है, हम इसे बकायदा प्रॉपर ऊपर वाटर का अरेंजमेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा बजट सही हो जाए हमारा, कर देंगे हम इसे भी, मतलब एक साथ नहीं कर सकते, धीरे धीरे कर लेंगे। पानी का ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा ना, इसके लिए कह रहे हैं। टेप रिकॉर्डर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर पसंद की जाती है? क्यों? नॉइजलेस ऑपरेशन। इसमें जो रोटर बनाते हो अंदर वाला तो हमारा नॉन मैग्नेट, थोड़ा सा हम मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग चाहते हैं। और बाहर की लेयर एल्युमिनियम बता रहा, बताओ। हमें मैग्नेट मटेरियल की बनानी है जिसकी हाइस्टेसिस लूप बड़ी बने। क्रोम है, कोबाल्ट वैनेडियम, इन्हें लगाएंगे हम। चलिए जी, जो ऑयल है, देखो हमें फिर वही बेस्ट वन लगाना होता है। द ऑयल यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर मस्ट बी फ्री फ्रॉम, वैसे तो मॉइस्चर से, वैसे तो हम स्लजिस फ्री भी चाहते हैं, लेकिन वही है कि हमें बेस्ट लगाना है, तो हम लोगों ने कहा जी मॉइस्चर से। गैस तो तब ना जब टेम्परेचर बढ़ता है, तब वो हाइड्रोजन में डिकम्पोज होता है, तो 70% तो हमारी हाइड्रोजन ही होती है, और वहीं से तो फिर ग्लूकोज रिले काम करती है जी। देखो ट्रांसफॉर्मर ब्रीथ इन, जब भाई ब्रीथ इन मतलब बढ़ेगा तो छोड़ेगा, ब्रीथ आउट होता है, घटेगा। अरे चैन की सांस लेने दे, लोड कम करना है, घटाना है, तो लोड इज डिक्रीज्ड, ये ब्रीथ इन का मतलब है। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारे पेपर होंगे फिर दूसरे तैयार हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, तुम पहले नौकरी वोकरी ले लो, फिर उसके बाद करेंगे पार्टी, ठीक है? नहीं, कहीं बढ़िया लोकेशन सेलेक्ट करो। हमारा पासपोर्ट तो है नहीं, तो इंडिया में ही कहीं पार्टी करेंगे। बेटा गोवा तो मैं वैसे भी ना जाऊं और तुम लोग मुझे दिख जाओ, ठीक है? तो अपने बच्चों के हरकतों से मैं वाकिफ हूं, बाकी जगह नहीं शेयर करेंगे। अबे गुरुजी तो आज वहां घूम रहे थे, हैं? चाहे मैं किसी से अपनी क्लास की बात कर रहा हूं, लेकिन तुम वो बाकी को शेयर ना करो, हमारी मैडम को शेयर करोगे तुम, अच्छे खासे जो घर को चलते हुए को तुम तोड़ने की कोशिश करोगे। ट्रांसफॉर्मर ब्रीथ इन, तो लोड इज डिक्रीज्ड। लेकिन मैं बता दूं 5 या 6 जनवरी को हम जाएंगे 8-10 दिन के लिए छुट्टी पे। नहीं हम मतलब मैं और वो, ठीक है? तुम अपना देख लो। टैपिंग इन ट्रांसफॉर्मर इज ऑलवेज, देखो जब हम टैपिंग की बात करेंगे तो टैपिंग हम लो वोल्टेज साइड पर क्या अचीव करेंगे? अगर भाई हाई वोल्टेज साइड ही तो है, तो इस पर आप टैप करके तभी तो कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो टैपिंग हमेशा जो प्रीफर की जाएगी या जो करते हैं वो
हाई वोल्टेज साइड। ए भाई हाई पर करके लो प्राप्त हो जाती है ना, इसमें हम पूरे कॉन्फिडेंट है। उस दिन वो तो बाय चांस की बात है, हो गया तो गलत। ऑलवेज हाई पे ही करेंगे तब जाकर हम लोग को लो वोल्टेज रिसीव हो पाती है। ये हाई तो है दोस्त पूरी यहां से यहां, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का उदाहरण समझ लो है। ऊपर टैपिंग भी करते हैं। देखो एक चीज और बताता हूं मैं तुम्हें, ना ना यहाँ तो गलत है। ये हमें 200% कॉन्फिडेंट है इसमें। देखो एक चीज और है, जब हम वेरिएक बनाते हैं ना, ये लो वोल्टेज नालायक प्राप्त होती है। ये इनपुट है और यहां से आउटपुट भी बनाते हैं हम लोग ना, और यहां पर हम ब्रश भी लगाते हैं। ये बाहर रहता है पूरा, और ये बाहर ना, तुम्हें अगर मैं बताऊं तो एक सर्कुलर शेप है, और ये जो ब्रश दिखता है ना तुम्हें, वो पहिए के रूप में दिखता है। तो जैसे जैसे इसमें मूवमेंट करोगे, इसे मैनुअली हम लोग बनाते हैं, ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसे मूव करेंगे मैनुअली, वैसे वैसे ये आउटपुट वोल्टेज चेंज करके दे सकता है। तो ये हमारा होता है हाई वोल्टेज साइड पर। चेक कर ले चाहे अभी। व्हाट इज द सिंबल इंडिकेट। अब तो ये तो रट लिए होंगे तुमने। अच्छा एग्जॉस्ट फैन का बताना, ये वाला है ना। अरे ये पंखा लगे हुए नहीं क्या, ये इधर देखो, यही देख लो, छोटे छोटे लग रहे हैं यार। अच्छा ये सेलिंग फैन वाला फिर ऐसे करते हैं, पंखड़े लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रैकेट फैन। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर 0, और पोटेंशियल कांस्टेंट। वही फॉलो करते हैं जो सरफेस पे होता है। इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड कौन सा एक्सप्रेशन सही है, V²/R। देखो ये बाकी सब गलत है। आर्ग इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ किसकी एनर्जी, किसमें है ये अर्ग, सीजीएस। और 1 जूल इज इक्वल टू, चलो शक्ति के लिए बोलना है ना, याद रखना अर्ग पर सेकंड होता है। अबे जल्दी उतारो नहीं तो मैं और लिखने लगूंगा फिर बोर्ड पे। द पर्पज ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफॉर्मर इज, तेल के संकुचन और विस्तार को ग्रहण करने के लिए, देखो डी, ए भाई प्रिवेंट द मॉइस्चर, ये थोड़ा ही है, ऊपर नहीं लगा के रखते टैंक। ये लगा हुआ कंजर्वेटर टैंक, और देखो नीली नीली ये जो ये है ना, ये है सिलिका। अब यहाँ गौरव कहाँ है, नहीं नहीं छोटू आता है आईटीआई में एक, ओ तेरा शेयर कर रहा होगा फिर तो वो। चलो बेटा बोलो जरा इसे। यदि एक 500 केवीए 200 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर को 50 हर्ट्ज पर संचालित किया जाता है तो इसकी केवीए रेटिंग, यार बाबू केवीए रेटिंग डिसाइड किससे होती है, वी और आई से। इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल है, अबे आवृत्ति के भाई, नहीं होती क्या, आवृत्ति कितनी हो गई, अरे भाई 200 से 50 यानी 1/4, तो रेटिंग कितनी करोगे, कितनी आ जाएगी 125।
नहीं कर सकते, कर दोगे? हैं? अरे देखो 500 केवीए है, आपको ही पता ट्रांसफार्मर में जो वोल्ट एम्पियर होता है ये होता है वोल्टेज से और भैया करंट से। इसका मतलब किससे आता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ से। ये समानुपाती होते हैं आवृत्ति के, है भाई। तो जो केवीए हैं किसके समानुपाती? आवृत्ति के। अगर आवृत्ति 200 है तो 500 है। अगर 200 से कितना घटाया तुमने? 50, मतलब डिवाइड बाई 4। तो केवीए को कितना करोगे? डिवाइड बाई 4। कितना आ गया? 125। देखो भाई बच्चों, सवाल देखना क्या है कि एक 2 केवीए ट्रांसफार्मर में 200 वॉट का लोह हानि है और 250 वॉट का फुल लोड कॉपर हानि है। ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता होगी जब कुल हानि, देखो यार कुल हानि की जब बात करें भाई बच्चों, हमें यह पता है पीआई प्लस पीसी, लेकिन अधिकतम दक्षता के लिए दोनों के दोनों आयरन और कॉपर होते हैं बराबर। तो अब ये देखो जी, आयरन क्या डबल कर लिया करो, तो जी 400 वॉट, ये रहा जी हमारा उत्तर। कॉपर का डबल मत कर देना रहे हो यार, तो कॉपर का करेगा तो आयरन तो कांस्टेंट है ना, कैसे बनाएगा कॉपर के बराबर? कॉपर ही तो वेरिएबल है, कॉपर को ही तो किसके बराबर बनाया जा सकता? आयरन के बराबर। तो 200 गुणा 2, किसने गलत किया था भाई? ये तूने गलत कर दिया। ओ भाई ये अटेम्प्ट नहीं करा। अरे यार इतनी भी बेइज्जती ना करो यार, अति ना करो यार। ये तो मैं तुम्हें जब पढ़ा रहा था ना मशीन तब भी बताया था मैंने, 150 लेके बताया था, और 150 का जस्ट डबल 300 उत्तर था। देखा अरुण, हमारा बच्चा ये ठंड जा रहा है लेकिन सब याद है उसे, ठंड जरूर मान रहा। बढ़िया पेपर ठंड के बाद ही हो। द मूविंग कॉयल स्टडी करने के लिए सर्दियों को बेस्ट माना जाता है और नींद के लिए भी बेस्ट है। गर्मी को उतना बेस्ट नहीं माना जाता स्टडी करने के लिए ना। डायनोमीटर वॉटमीटर में गतिमान कुंडली जुड़ी होती है अक्रॉस द सप्लाई। देखो जी बेटा, हमें यह पता है कि ये होती है करंट कॉइल और ये जुड़ी होती है पोटेंशियल कॉइल। किसके क्रॉस में? लोड के क्रॉस में। और यही तो बनाते थे। ये होती है फिक्स्ड, फिक्स्ड बनती है मोटे तार के कम टर्न से, कम रेजिस्टेंस। ये बनती है जो मूविंग है पतले तार के ज्यादा टर्न से, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ना। तो कहां जोड़ते हैं? अक्रॉस द सप्लाई। एनर्जी मीटर में यदि हम सिर्फ पोटेंशियल कॉइल पर सप्लाई दे और कोई लोड ना जुड़ा हो तो धीरे धीरे घूमे, उसी को क्रीपिंग कहा जाता है, जिसको कम करने के लिए 180 डिग्री एंगल पर होल से स्लॉट्स काटा करते हैं। तो देखो जी, सी एलिमिनेट क्रीपिंग ऑन नो लोड, बिना लोड पर क्रीपिंग हटाने के लिए ये काट दिए जी अपोजिट 180 पर। चाहे तो पढ़ा रखे तुम्हें सारे। जब एक व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होता है तो गैल्वेनोमीटर जीरो करंट पढ़ा करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज मीडियम रेंज रेजिस्टेंस को नापने का काम क्या करता है जी? चलो भाई बच्चों, 1 ओम है, 1 ओम से कम। 1 ओम से कम का मतलब लो रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आना, और लो रेजिस्टेंस को पोटेंशियोमीटर या केल्विन डबल ब्रिज से नापा करते हैं। मैं अगर 100 किलो ओम से ज्यादा, ठीक है, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, मैं अगर लॉस ऑफ चार्ज मेथड, मेगा ओम, ये हाई के नापने के मेथड है। वोल्टमीटर, एमीटर मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज, ओम मीटर, स्लाइड वायर या कैरी फोस्टर ब्रिज, ये मीडियम को नापने के। तो ये हो गया जी केल्विन डबल ब्रिज।
बताइएगा जरा कि माप प्रणाली का कार्य है, मतलब मेजरमेंट का क्या क्या है भाई। किसी वैल्यू को इंडिकेट करना, रिकॉर्ड करना, कंट्रोलिंग फंक्शन, ये सभी है। तो ये बना दिया देखिए हमने डी। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के लिए अनिवार्य रूप से प्रत्यक्ष धारा की आवश्यकता होती है? डीसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वही सस्ती धातु पर महंगे की परत चढ़ाना, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यही है बेरोजगारी की निशानी। हाँ हाँ, हमने एक दिन क्लास में समझाया था। और लड़ाई की जड़, तुम्हारी मिसेज तुम्हें कहेगी कि सोने की अंगूठी, और बेरोजगारी हो गई तो तुम खरीदोगे वही नॉर्मल 100 रुपए वाली है, और सुनार को कहोगे सोने का पानी चढ़ा दे भाई। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जरूरत ना पड़े, पढ़ लो, है कि नहीं भाई? अपना पढ़ लो, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अलग बैठ, तो बहुत भयंकर आकर्षित हो रहा है इसकी तरफ। जो फ्लोरोसेंट होती है, ये लो प्रेशर वेपर लैंप है या हाई प्रेशर? तो चौक का काम क्या है इसमें? देखो, चौक का काम होता है इसमें आग को एक तरह आर्क को इनिशिएट करना और उसको कंटिन्यूअस रखना, स्टेबल रखना। कई बार आप कहते तो हो जब फ्लिक करता है, जलता नहीं, इनिशिएट नहीं कर पाता, यार इसकी चौक खराब हो गई, बदल लो। अब तो खैर आजकल ट्रेंड से ज्यादातर बाहर हो गया ये। कहीं लगा है? हमारे यहाँ तो नहीं लगा। कहाँ? ये तो एलईडी है। और फ्लोरोसेंट अलग है। अच्छा, फ्लोरोसेंट जो ट्यूब आती है उसकी लंबाई पूछी थी एक पेपर में। 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 3 फीट होती है रे। 3 फीट, 5 सेंटीमीटर नहीं नहीं, 3 फीट होती है। 3 फीट में कितने सेंटीमीटर आए? 3 फीट होती है, चेक कर ले चाहे, ये किसी पेपर में था सवाल। चलो, वैसे इसका नंबर हमारा कल है एक लेक्चर का, इसे नहीं भी पढ़ोगे आप अभी तो चल जाएगा। आर्क लैंप, आर्क लैंप का पावर फैक्टर होता है हमारा बहुत कम, लो लैगिंग, 0.3 एग्जैक्ट, लो लैगिंग पावर फैक्टर। अच्छा, ये पता है क्यों होता है कम? मतलब कम होने का कारण क्या है? अरे यार, आर्क लैंप है वो, आर्क वेल्डिंग नहीं था। अरे आर्क लैंप नॉर्मली होता ये है कि इसमें भी हम 2 इलेक्ट्रोड को यूज किया करते हैं। पहले इन्हें हम लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखते हैं, उसके बाद हम इन्हें हटाते हैं, मतलब दूर करते हैं। तो एनर्जी डिसिपेट भी अच्छी खासी होती है। और जो ये कॉइल लगी होती है इनका नेचर ज़्यादातर इंडक्टिव नेचर देखने को मिलता है, और मिलता है हमें लो लैगिंग पावर फैक्टर। तो पहले इनको हम लोग एक साथ ऐसे रखते हैं, और जब धीरे से हम दूर करते हैं तो इसके बीच में आर्क रिस्ट्राइक किया करती है। अस्थाई सेड के लिए, खैर ये तो तुम गलत नहीं करोगे, टेम्परेरी सेट के लिए क्लेट वायर। देखो, अम्ल और क्षार मौजूद हो वहां किस प्रकार की वायरिंग का प्रयोग? टीआरएस मतलब टफ रबड़ सीटेड,
है ना, मतलब डायरेक्ट बेयर कंडक्टर को यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग टफ रबड़ सीटेड, जिस पर हमारा अम्ल का कोई प्रभाव, एसिडिक कंटेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये पेपर देना यार, इनकी कुछ वैल्यूज थे बेटा, ये लिख लेते। I2 3 एम्पियर, ओके। I3 4 -4 एम्पियर। I4 -4, और पूछा क्या है? I3 क्या है? I1 पूछा है, तो इनकमिंग करंट बराबर में आउटगोइंग करंट। देखो इनकमिंग करंट क्या क्या है? I1 I2, अब बाहर जाने वाले हैं I3 I4 और I5। बेटा देखो I1 हमें निकालना है, I2 कितना हो गया? 3 हो गया, I3 कितना हो गया? 4 हो गया, I4 फिर -4 हो गया, I5 हमारा 2 हो गया, तो I1 बराबर -1 एम्पियर। ये भी किसी ने गलत किया था क्या आप लोगों ने? कितना होगा? -, तूने गलत किया था, तुमने गलत किया था, तुमने दिया था पेपर। ओ, इसमें बताओ क्या क्या पूछा था यार। चलो हमें सर्किट से मतलब है, और क्या करना। देखो इसमें V1 V2 का मान पूछा है, कहा? नहीं, ये हमारे तो ऑप्शन ही मिटेगा, हमें तो जो आएगा वही रखेंगे। चलिए आई निकाल सकते हैं हम। आई बराबर में 10 प्लस में 8 बटे ये 3 एम्पियर आ जाएगा। देखो भाई बच्चों, V1 बराबर, बढ़िया पॉजिटिव से अंदर आ रहा है, तो 3 गुणा 4, 12 वोल्ट लिखना था। फिर देखो बेटा V2, अब माइनस से अंदर है तो हमने माइनस सिखाया, -3 गुणा 2, तो -6 वोल्ट। ठीक है, मतलब मुझे ये नहीं मतलब है कि इधर ऑप्शन मेरे एक्चुअली क्या दिए थे, नहीं वैल्यू उन्होंने कुछ बदलवाया हो पेपर में अलग है, लेकिन ये कर लेना था। हम्म हम्म क्या घटना है बताओ? रजिस्टेंस तो सीरीज में है ना यार, पूरा एक ही तो रास्ता है। आई का मान शुरू कहां से है? 10 से, समाप्ति माइनस तो +8 बटे में 4 और 2 में समान ही तो करंट है, एक ही तो लूप है, तो जोड़ दिया 6। घटाना तो सिखाया नहीं रजिस्टेंस को हमने, केवीएल लगा लो, क्या तकलीफ है, तब भी वही आना है। बेसिक में तुम लोगों के रियली में बहुत कमजोर है भाई। डिटरमाइन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन बिलो। टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, मैं इस लैंप के लिए निकाल दूं रेजिस्टेंस V²/P से, तो ये हो गया हमारा 40 गुणा 40 बटे 40, कितना मिलेगा? 40 ओम। फिर नेक्स्ट इसके लिए निकाल लेते हैं, 40 गुणा 40 बटे, तो ये आ गया जी 80। अभी टोटल दोनों पैरेलल है, तो ये आ गया 80 गुणा 40 बटे, कितना आ रहा है? 25 या 16 दशमलव आएगा। ओ 25 या 75, 26 आ जाएगा। तो गुजरात में किसकी सरकार बन रही भाई? और एग्जिट पोल तो दिखा रहे कि भाजपा बहुत धमाकेदार एंट्री कर रही फिर से।
आर्क कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय आइदर एसी और डीसी करंट, या तो प्रत्यावर्ती या फिर दिष्ट धारा। मीडिया को ये नहीं दिखता बेरोजगारी की हालत क्या है, पेपर लीक कितने करते हैं? महंगाई के नहीं, आटे का कट्टा ना दिखता है इन्हें? आलू टमाटर प्याज आसमान छू रहे हैं। कौन? राफेल। चलो बढ़िया अपना, तो एक दिन हमें भी घुमा दो उसमें, और क्या। बैठवा दो इसे, जिस दिन इसे फंसा उस दिन पाकिस्तान में घुमा के आएगा बाल मुकुंद आराम से। सुना तो जा रहा है कि 2023 में पीओके भी ले रहेगी। कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो मजाक कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक कोड आएगा, एक तो सिविल कोड आ रहा है बता रहे थे, है जी, बढ़िया, चलो स्वागत है। एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बता रहे थे लोग आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सभी निर्णयों का स्वागत। लेकिन भर्ती 1 लाख दे दो जेई की, 1 लाख आएगी तो फिर एएलपी की ज्यादा ही आएगी। हम तो वोट देंगे फिर भाजपा को अगर 1 लाख जेई की भर्ती आती है रेलवे में, और जेई की 1 लाख आ जाए, एएलपी की तो 1 लाख से ज्यादा ही, भाई हम वोट देंगे भी और दिलवाएंगे भी। और क्या यार, किसी को भी मिले, चाहे हमारे बच्चे। पहली बात तो 1 लाख की जब बात आएगी तो हमारे तो बुद्धू से बुद्धू भी निकल जाएंगे। 1 लाख भर्ती मतलब अल्टीमेट भाई। अरे 1 लाख लोग अगर कैपेबल बनेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, हैं, सरकार लेगी। तो फिर हम बाद में ये कह देंगे भाई हमारे तो पागल बना के ले ली वोट, उसमें क्या दिक्कत है, जैसा आप बोल रहे हैं वैसे बाद में बोल देंगे, होने के लिए तो कुछ नहीं। वो तो लोगों ने वाट लगा दी, 15 लाख दे दे तुझे, क्या करेगा 15 लाख? 15 लाख का तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं। आज कोई बीमार हो जाए, आयुष्मान कार्ड 5 लाख का होता नहीं, तो 5 लाख तो यही है सीधे सीधे। क्यों, बनवा लो, सबका बनेगा। अरे हैं, अरे यार क्या बात कर रहे हैं आप हमारे। अरे भाई सबका बनता है, आधार कार्ड हो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं यार, सबका बनता है, 1 सिंगल रुपया नहीं देना। यहां तक कि अरे लिस्ट में भी नाम दी इसमें आधार कार्ड, यहां तक कि जब हॉस्पिटल में कोई बीमार हो जाए, एडमिट होता है ना, तो भाई ऑन द स्पॉट बन जाता है। पहुंच की तो इसमें जरूरत ही नहीं है, कि यही तो इंडिया में काम है जो बड़े आसानी से हो रहा है। इंद्रेश में जाओ, किसी का नहीं है, कोई गंभीर बीमार है, तो पहले ही क्या आधार वो आयुष्मान है कि ना, ठीक है बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एडमिट करो, तुरंत बन जाता है ऑनलाइन। अब एक कार्ड मिल जाएगा तुम्हारे, वो पोस्ट पे आ जाएगा, नंबर तुम्हें आए, जैसे अप्लाई करोगे सबमिट, तुरंत नंबर अलॉट लागू। अकेडमी आया था, हमने पूरी कॉलोनी को बिठाया, अपना सबके आधार कार्ड ले, सबके बन गए। इसमें कोई नहीं सिफारिश या कुछ नहीं मांगता, इसमें कुछ नहीं है ऐसे। मास ऑफ प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन भारी होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा हल्का, तो बेटा ये बना जी 1840। अब देखो ये सवाल दिया है, प्रॉपर सॉल्व करके बताइएगा। देखो एरिया दे दिया आपको, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया, फ्लक्स दे दिया, डेंसिटी पूछा है, B बराबर में 5/A। हमेशा याद रखो फाई का वैल्यू हो गया जी 3000 अपॉन में 0.25,
इसे सॉल्व करना जी, कितना आ गया 12,000 गुणा 10 की घात -6। अब ये अगर 10 की घात -6 हम लिख रहे हैं तभी हम लिखेंगे इसे वेबर पर मीटर स्क्वायर, और वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम नाम देते हैं भाई टेस्ला। तो तब जाकर हम लिखेंगे फिर कि 12,000, देखो वो अलग शब्द लिखा है माइक्रो, माइक्रो डिनोट द 10⁻⁻6 माइक्रो, और फिर यहां पर लिखा गया जी टेस्ला, तब होना था ये। ठीक है, याद रखना कभी तुम माइक्रो वेबर पर मीटर स्क्वायर को सीधा टेस्ला लिख दो तो वो गलत हो जाएगा। ये था माइक्रो टेस्ला। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सेफ करंट 25 ओम और 2000 वॉट। P बराबर में यही हो गया, आई स्क्वायर बराबर में 2000 बटे कितना आ गया भाई आई का वैल्यू, ये मिल जाएगा हमें ए। ऑल द फॉलोइंग आर वॉट एक्सेप्ट, किसे छोड़ के सभी वॉट, ये होता है एम्पियर पर वोल्ट, ये कंडक्टेंस होता है। चलो बेटा यहां पर आपको रेजिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच में। चलो बताओ, देखो इसमें लिख भी देते यार, ये 4 है, ऊपर 1 है, नीचे ये 2 है, फिर 3 ओम है, ये 5 ओम है और ये 6 ओम है, नीचे 7 ओम दे रखा है। भाई इन्हें सॉल्व करके कितना, इसे सॉल्व करके 6/11, और ये 30/11, 6/11 और 4 पैरेलल में 7 जोड़ो, उत्तर बताओ जल्दी। अबे इससे आसान क्या देते पेपर में, 3.56। इलेक्ट्रीशियन टाके में प्रयुक्त टीन और सीसा, आपको याद रखने का भी बता रहा है, एलिमेंट लिस्ट 60 और 40। चलो ये भी कर लिया होगा। देखो ए से बी के बीच पूछा है, C2 का मान है 3 माइक्रोफैरड, C3 है 4 माइक्रोफैरड, C4 है 2 माइक्रोफैरड। बेटा ये तीनों सीरीज में है, C4 5 है लो, और C1 कितना है 2। भाई ये सीरीज में हो गए, सीरीज में बहुत जोड़ो जरा, 1/5, 1/4, 1/3, एलसीएम कितना 47, ऊपर कितना आएगा 12, 15, 20, कितना हो गया ये 5 2 47 होता है, तो 60/47 प्लस में 2 ऐड कर दो, कितना है सॉल्व करके बताओ, है 3.27 माइक्रो फैरड। ये भाई पैरेलल में वो ऐसे जुड़ता है, देखो डायरेक्ट सम। When a lead acid cell is fully charged, तो हम ये कहते हैं, पूरा लिख देते हैं, पॉजिटिव पर होता है Pb और तो नेगेटिव पे होता है Pb। ये होती है हमारी ब्राउन
और ये होती है, ठीक है, कुछ ऐसा ही दे भी रखा होगा ऑप्शन में। नहीं नहीं कोई नहीं, मैं तो इसका जो उत्तर होने चाहिए थे लिखा दिए तुमने। माइका बी की रेंज कितनी, 130। सी की कितनी, अब आओ 180, 155, ए 100, वाई ई 120 होती है। साथ ही तो क्लास है यार ये। लेड एसिड की वाट आवर एफिशिएंसी कम होती है यार ना, एम्पियर आवर ज्यादा होती है, हैं? अबे वो डीसी बैटरी है तो वॉट आवर में कैलकुलेट करोगे तो एम्पियर आवर एफिशिएंसी इनटू डिस्चार्ज होने का एवरेज वोल्टेज अपॉन चार्ज होने का एवरेज वोल्टेज, ये फॉर्मूला आता है। तो वॉट आवर बेसिस पे कैलकुलेट करना, ये कम आएगा रिजल्ट आपका। और एम्पियर आवर उसकी डायरेक्ट रेटिंग है, क्योंकि एम्पियर आवर में तो बैटरी आती है, तो एम्पियर आवर हमेशा ज़्यादा होगी, 85 के लगभग मानो। ये हमारी 75 80, वो हमारी 85 90 तक हो जाती है। तो ये तो क्या ही देखोगे। यूपीएस निखिल कैडमियम, ए भाई ये वाला यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 500 से अधिक रेटिंग वाले स्टेप डाउन। ए पावर ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर रहा, अभी तुम लोगों को मॉर्निंग में लिखाया भी था। 500 से कम रेटिंग वाले स्टेप, 500 से कम रेटिंग वाले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कहीं कहीं पर ये डाटा जो बुक्स है उसमें 200 ही लिख के छोड़ दिया, 200 250 तक है। क्या हो गया, जा रहा है, जाओ जाओ। अच्छा खाना, हम भी 100 क्वेश्चन करेंगे जना। बीआईएस के अनुसार इमारतों और भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1.5। आई रूल 90 में, हाँ अर्थिंग। द एफिशिएंसी ऑफ मशीन 95। अबे ऑप्शन है ही नहीं इसमें। लॉसेस जब कम होंगे तो एफिशिएंसी बेटा, लॉसेस कम होंगे तो एफिशिएंसी ज्यादा होती है। ये तो एकदम भावुक हो गया था। परसेंटेज नहीं दोस्त होती मशीन में। अब मैं नो लोड पे बोलता, अब मशीन है ही नहीं इसमें। ट्रांसफॉर्मर का होता है 95, तो बहुत बहुत हाई हो गया। ए भाई स्लिप रिंग का तो और कम होगा। सर 80 85 होता है कि नहीं? अरे 90 से 90 95 जाके यार अच्छा ट्रांसफॉर्मर में मिलता है यार 95। किताब में लिखता 99% ट्रांसफॉर्मर की होगी, कहाँ 99 मतलब 100%। इंडक्शन बता रहे तो इंडक्शन की भी आपके यहाँ 90 होगी, 95 तो भयंकर ही। फिर तो कॉपर लॉस हमने पढ़ाए क्यों। और वैसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो किताबों में देते नहीं है, और आप लोगों की किताबों में तो नहीं है, फिर बच्चे को रटवा दी। ये रियल में बताऊं तो ये स्टैंडर्ड नहीं थी, डिपेंड करती है बहुत लोड के ऊपर, उसकी चलने की स्थिति के ऊपर। अब कोई स्लिप के मान को तुम बढ़ा दो, चला लो मोटर को, तो दक्षता स्टैंडर्ड कहां रहेगी भाई। स्लिप के मान को तुम बढ़ाओ ना तो दक्षता और कम आ जाएगी, ये भी तो चक्कर है ना। तो ये स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता। ये तो बस रटवा रखे बच्चों को 85 80 90। अब जैसे ट्रांसफॉर्मर को पढ़ते हैं कि बहुत अच्छी एफिशिएंसी 99 भी हो जाती है। अबे वेल डिजाइंड की आइडल सिचुएशन 99 100% है, 100% आइडल की है। तो 99 मतलब तो हम इलेक्ट्रिकल में आइडल माने नहीं होती, वो भी लोड के बिहेवियर के ऊपर बहुत सारी कंडीशंस है। फिर
जिनके ऊपर एफिशिएंसी निर्भर करती है। तो वो तो वही कि टिक लगाने को आ गया तो ठीक है जी, 85 और 90 में एक ऑप्शन मिला, टिक लगाओ, आगे बढ़ो, नंबर मिल जाएगा। हाँ जी, करंट बताना भाई। हमें आई ए बराबर में वी माइनस ई बी बटे आर ए। तो बेटा ये हो गया 10, ये उठा 0.5, यही तो मिला जी, 20 एम्पियर, यही आ रहा है। एक तो आज इस वेल्ड करने वाले ने सर दर्द कर लिया सुबह से। सीलिंग फैन की इसकी 60 वाट। अब वो जो इसमें भी देखो ना, आजकल जो ये ब्रशलेस डीसी मोटर आ रहे हैं ना, ये तो 12-15 वोल्ट में ही आ जा रहे हैं यार। मतलब आजकल जो ब्रशलेस डीसी मोटर चल रहे हैं ना, मतलब वो 12-15 वोल्ट में मिल जा रहे हैं, लेकिन महंगे बहुत है, बहुत कम लोग सजेस्ट कर रहे हैं, बहुत कम लोग यूज भी कर रहे हैं। यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अचानक गायब हो जाता है, तो मोटर अगर अचानक से हम देखें ईबी समाप्त, आइए इससे तो लिमिट है, तो इसमें बाकी कुछ है ही नहीं। चलो जी, ये पी इसे हम कर तो लेते ट्रैक्शन में यूज, लेकिन इसमें टॉर्क नहीं अच्छा होता, क्योंकि सप्लाई बदलने से दोनों वाइंडिंग के अक्रॉस में सप्लाई बदल जाती है। देखो भाई, ये था, ठीक है जी। अब हमें, लेकिन हम इस स्टेट में से यूज नहीं करते, याद रखना ये, हम सप्लाई के टर्मिनल को बदले, इधर पॉजिटिव करंट यहां से आएगा, तो यहीं से तो जाएगा, दोनों बदल दिए तो चलती तो रहेगी। लेकिन समस्या इसमें एक ये है कि इसमें जो टॉर्क होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता कि ये किसी भी बहुत भारी भरकम लोड को चला ले। सीरीज वाले में टॉर्क बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ जो टॉर्क मिलेगा ये आपको मिलेगा नॉर्मली आइए, लेकिन सीरीज में मिलता है, तो इसे हम फेवरेट मानते हैं ट्रैक्शन में। इसलिए हमने सीरीज वाले को फिर यूनिवर्सल कंसिडर करना शुरू कर दिया था। तो हम इस स्टेट या कंडीशन में इसको वैसे चलाते नहीं है, लेकिन सवाल आ गया तो फिर आप टिक करोगे, क्योंकि इसका सिर्फ पर्पज यही पूछना था कि भाई अगर इसे हम बदलेंगे तो दोनों के क्रॉस सप्लाई बदल जाएगी। तो वो जानना चाहता था कि क्या आपको ये कंडीशन पता है कि दोनों की सप्लाई यदि बदलेंगे तो समान दिशा में चलता रहेगा। सीरीज में भी यही था, सीरीज में भी आर्मेचर और जो वाइंडिंग थी उसमें दोनों की डायरेक्शन बदल गई थी, तो चलता वो भी था, लेकिन उसमें टॉर्क बहुत अच्छा था, इसलिए ट्रैक्शन में बड़ा फेवरेट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना? देखो जी, स्मूथ सरफेस तो हम चाहते बढ़ जाओ, और डिस्टेंस ज्यादा हो तो फिर नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि जब इरेगुलर खुरदरा सरफेस हो तब ज्यादा होगा। वही वायलेट ग्लो, हिसिंग नॉइज, प्रोडक्शन ऑफ ओजोन है जी। इसे कम करने के लिए हम ये कहते हैं कि बहुत अल्ट्रा हाई वोल्टेज हो तो होलो यूज करो, और अगर एक्स्ट्रा हाई हो तो बंडल, बंडल समझते हो, एक फेज में एक से ज्यादा वायर का यूज करना। अच्छा, डीसी जनरेटर है,
डीसी जनरेटर में जब चुंबकीय न्यूट्रल एक्स ज्यामितीय न्यूट्रल एक्स से मेल खाता है, अरे जीएनए एमएनए नो लोड पे ही एक साथ बनता है, तो ये हो गया जी देयर इज नो लोड ऑन द जनरेटर, तभी जीएनए एमएनए एक साथ बनता है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण एमएनए जनरेटर के चलने की दिशा में शिफ्ट हो जाता है और मोटर के चलने के विपरीत दिशा में शिफ्ट हो जाता है। चलो आर्मेचर रिएक्शन का नाम लिया, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण लीडिंग पोल टिप पर डीमैग्नेटाइजेशन और लैगिंग पर मैग्नेटाइजेशन। ये कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट पोल, आपको बनाकर भी दिखाया भाई कि देखो जी यहां से ये दूरी, इसे कहा जाता है पोल पिच। रेक्टिफायर सर्किट जो हम बनाते हैं, एसी को डीसी में बदलना, हाँ, तो इसमें सेंटर टेप भी यूज करते हैं, हाफ वेव भी और फुल वेव, तो ऑल ऑफ द अबाउ। एलईडी, एलईडी तो बहुत कम पावर कंज्यूम करती है। एलईडी मतलब यही नहीं कि सर बड़ी वाली 10 वोल्ट 40 वोल्ट, एलईडी छोटी वाली भी आती है, तो मिली वॉट। यूनिट डिफ्यूजन, डिफ्यूजन कांस्टेंट सर ने पढ़ाया होगा आपको, डी ना, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड जी। पी वाला, अरे सर ने तुम्हें पढ़ाया भी होगा डिफ्यूजन कांस्टेंट, कुछ अंडर रूट लगा के कुछ आता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। डी टो आता है एल बराबर, ये आता है, ठीक है। जब आप ये हटाओगे तो इधर स्क्वायर करोगे, एल स्क्वायर, तो ये टो टाइम कांस्टेंट जनरली यहाँ कैरियर्स का टाइम कांस्टेंट को दर्शाता है, और ये आता है डी। बल्कि इससे मुझे एक और चीज याद आ गया, इससे हम लोग ना एक आइंस्टाइन इक्वेशन हम लिखते हैं, जिसे हम लोग डी अपॉन म्यू लिखते हैं, और डी अपॉन म्यू का मतलब होता है वीटी। तो ये डी अपॉन म्यू की यूनिट अगर पूछ ले तो ये वोल्ट है। अब अगर म्यू बाय डी की पूछ ले तो ये वोल्ट इनवर्स। म्यू क्या है? मोबिलिटी। बाइंडिंग वायर is to support the joint for soldering is made of, तो किसके बनाएंगे भाई? ये कॉपर का। इफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजिस्टर, अल्फा का मान ये है, बीटा का पूछ रहा है, तो बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा 0.995, 1 माइनस 0.995 कितना आ रहा है? ए भाई ये कॉमन एमीटर में है, ये वाला जो अल्फा है एक से कम, ये कॉमन बेस में। गामा सबसे ज्यादा होता है कॉमन कलेक्टर में। कॉमन कलेक्टर का इनपुट जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम है, और जो आउटपुट है वो सबसे ज्यादा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्विचिंग सर्किट के लिए ये पूछा है कि बेस पर किस तरह की आप सप्लाई लगाएं। अब स्विचिंग सर्किट का मतलब है ऑन ऑफ से। ऑन ऑफ का मतलब होता है यार 1 0 फिर अपना 0 -1 या फिर 1 0, इससे हुआ करता है। या फिर आप नॉर्मली ये बना लीजिए भाई, ये 0 है ये 1 है, तो आप इसे कहते हैं जी स्क्वायर पल्स। फॉर सेफ्टी द स्विच मस्ट कनेक्टेड, न्यूट्रल में लगाए क्या? हम तो हमेशा पढ़ते हैं कि फेज में लगाएं। सीआरओ की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है ये ना, बाकी फिर नेक्स्ट वाले में कराऊंगा आपको। चलो आज 100 ही करते हैं यार बच्चों, बाकी कल एक सेशन लेना है आपका इल्यूमिनेशन का।